नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों के कार्यों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक मजबूती और एकता के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम स्वागत करने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज के समन्वयक जानकी प्रसाद शर्मा जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया, बात करते हैं उनसे। आपके समाज में कुल कितने मेंबर्स हैं और कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार किया जाता है, चुनाव से या मनोनयन से? सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और परम नियंता सबका मालिक एक है, उस नियंता को भी प्रणाम करता हूं कि मुझे सद्बुद्धि दें कि जो सच है उसे ही मैं अपने वाणी में स्थान दूं। और मैं स्वागत करता हूं डीएनए का और डीएनए के आप सदस्यों का कि आपने हमारे समाज को इस काबिल समझा कि हम डीएनए के माध्यम से आप सबको अपने समाज की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दे सकें। पुनः धन्यवाद। फिर आगे बढ़ता हूँ। हमारा समाज विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हुए चुनाव हुए हैं और चुनाव के साथ साथ अध्यक्ष का, महासचिव का, कोषाध्यक्ष का और सारे तहसील अध्यक्षों का चुनाव हुआ है। जहाँ तक सवाल आप धमतरी शहर की बात करते हैं तो मुझे जहाँ तक संभवतः जानकारी है 7,500 से 8,000 के आसपास जनसंख्या है और हमारा समाज काफ़ी दिनों से एक्टिव है। एक्टिव होने के साथ साथ इस समाज को जब पूरे विश्व के ब्राह्मण समाज का सम्मेलन रायपुर में हुआ था, ये सौभाग्य था मध्य प्रदेश का, उस समय मध्य प्रदेश में था, तो धमतरी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। बीबीसी न्यूज़ एक चला करता था, उस बीबीसी न्यूज़ ने ये कहा कि धमतरी ब्राह्मण समाज की एकता और संगठन की एकता को मैं बधाई देता हूँ, इसलिए कि इस समाज के जो विश्व सम्मेलन हुआ उसमें धमतरी की उपस्थिति सबसे ज़्यादा रही और बढ़ चढ़कर इस समाज ने सहयोग दिया। तो उस नाते भी मैं धमतरी सहज का चूँकि समन्वयक हूँ ब्राह्मण समाज का, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे समाज को के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, बतौर समन्वयक आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही है अपने समाज के प्रति, जिससे आपका समाज और भी मजबूत बना? जहाँ तक समाज की बात है, मैं जब 25 साल का था तो सबसे पहले समाज का अध्यक्ष हुआ था। कम उम्र का एक अध्यक्ष होने का भी गौरव मुझे इस समाज का प्राप्त हुआ था और सतत बढ़ते मैं शहर अध्यक्ष से होते होते प्रांत का अध्यक्ष हुआ और आज मैं ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये गौरव मैंने न मांगा न चाहा, क्योंकि समाज में आप काम करेंगे, किसी भी समाज की बात हो, आप निस्वार्थ निष्कपट सेवा देंगे तो सेवा का फल आपको अवश्य मिलता है और मुझे भी फल प्राप्त हुआ। और मैंने कोशिश किया कि अपने समाज को, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज ऐसे कहते हैं कि इस समाज को एक करना बड़ी दुष्कर कार्य होता है, लेकिन हमने प्रयास किया। हमने नहीं, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। समाज के सारे अंग मिल करके जब एक हो जाते हैं, संगठन एक हो जाता है, तो समाज में ताकत आती है और वो ताकत का दुरुपयोग न करिए, उपयोग यदि आप करेंगे तो समाज में एकता बनती है। और वही प्रयास मैं अपने सहयोगियों के साथ किया और धीरे धीरे उस पद में आगे बढ़ते हुए कोशिश किया कि इस समाज का संगठन में सभी एकता बनी रहे। और मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा धमतरी ब्राह्मण समाज एकता के रूप को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष पद को आप एक चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? क्योंकि आपका समाज बहुत बड़ा है, तो सबको एकजुट रखने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर अपने इस पहले वाले में वक्तव्य में दे चुका हूँ। फिर कहना चाहूँगा, समाज के अध्यक्ष एक अवसर भी है और चुनौती भी है, लेकिन अवसर को आप भूल जाइए, चुनौती को स्वीकार करिए। और चुनौती जब स्वीकार करेंगे, जब आपको समाज को या संगठन को आगे बढ़ाना है, समाज में और समाज के लोगों में बहुत सारी विसंगतियाँ होती है, उस विसंगतियाँ को भूलते हुए आप आगे बढ़ेंगे, यही चुनौती कहलाती है। आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कोई भी संगठन हो, सफलता मिल के रहती है। और हमारे संगठन को भी हम सबके साथ मिल के रहने से ही इस एकता को बल मिला है और चुनौती को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़े हैं और हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए और एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी, आगामी योजनाएं क्या क्या है आपकी समाज के लिए, जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दूसरे समाज के लिए एक मिसाल? ब्राह्मण समाज हमेशा दूसरे समाज को भी साथ लेकर चलता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण एक
सबसे ऊपर का एक समाज कहलाता है। मेरी व्यक्तिगत राय है, सब समाज एक होते हैं और सब समाज का अपना अपना एक दायित्व होता है। हम हमेशा अपने ब्राह्मण समाज के साथ हितैषी समाज को भी साथ लेकर चले हैं, ताकि हमारे समाज के साथ साथ दूसरे समाज का भी विकास हो, और इस चुनौती को भी लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज में पहले महिलाएं बाहर नहीं निकला करती थी, आज महिलाएं बाहर निकली हुई हैं, और बाहर निकल के चाहे उसका श्रेय महिला सशक्तिकरण को दें या हम समाज की महिलाओं को ही दें या समाज के पुरुषों को ही दें कि वे अपने समाज के महिलाओं को आगे निकलने का शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे महिला समाज भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, इस चुनौती के साथ आगे बढ़ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना दायित्व भी हम महिलाओं को दें, ताकि वो आगे बढ़ करके ब्राह्मण समाज की एकता को और दूसरे समाज को भी एक करते हुए पूरे देश के एकता को और देश के विकास को लेकर आगे बढ़े। जी, सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीति में पार्टीगत लाभ या नुकसान देखा जाता है, चाहे समाज का भला हो या ना हो। बहुत अच्छे प्रश्न बिटिया रानी ने किए। मैं ये कह सकता हूँ और गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा समाज आज तक किसी भी तरह की राजनीति से दूर है, लेकिन उसके साथ बिना राजनीति के समाज चल भी नहीं सकता। हम राजनीति में रहें, हमारे समाज में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के लोग हैं, लेकिन समाज में पार्टी को नहीं लाते। लेकिन समाज के उन्नयन के लिए पार्टी के अधिकार को साथ में रखते हुए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उस राजनीति का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। जी, आपके समाज में मृत्यु भोज की क्या प्रथा है? जैसे बहुत से समाजों में अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज की एक प्रथा चलती है, तो क्या आपके समाज में यह है और आपका क्या मानना है? क्या ये सही है या गलत है? आप इसको यदि व्यक्तिगत कहेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी मामी जी गुजरी, जो मेरी माँ स्वरूप थी, तो उनका जब देहावसान हुआ तो उनके कार्यक्रम के लिए मैंने अपने समाज के प्रमुखों को और दूसरे समाज के भी, जिनको मैं अपना सम्मान देता हूँ, उनके साथ भी बैठ करके तय किया कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मृत्यु भोज है, इसको ना करके इस पर जो पैसा है उसको समाज में खर्च कर दिया जाए। और तो मैंने सिर्फ जो कर्मकांड की जो प्रथा है, जैसे गरुड़ पुराण कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन मैंने और जो मृत्यु भोज का वो कार्यक्रम नहीं किया। तो इससे मुझे एक ज्ञात मिला, जानकारी मिली कि 2 साल तक इस संबंध में मेरी प्रतिक्रिया होती रही कि समाज के प्रमुख होने के बाद भी इन्होंने मृत्यु भोज नहीं किया। लेकिन 2 साल बाद जिस लोगों ने उस प्रतिक्रिया को गलत प्रक्रिया से कहे थे, उन्हीं लोगों ने हमारा एक पुस्तक निकलता है ब्राह्मण समाज का, उस पुस्तक में मेरे फ़ोटो छाप करके मेरी प्रशंसा की गई कि जानकी प्रसाद शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, कि देश काल परिस्थिति को देखते हुए मृत्यु भोज न करके बाकी कर्मकांड को पूरा करते हुए और उस पैसे को दूसरे मामलों में खर्च किए। ये मेरी व्यक्तिगत राय हुई। रहा सवाल मृत्यु भोज का, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यदि कोई आदमी सक्षम है, यदि वो करता है, तो कोई वो नहीं है। लेकिन दिखावे के लिए यदि हम मृत्यु भोज करते हैं, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। जी। तो कोरोना काल के इस समय में आप आम नागरिकों को और अपने समाज के सदस्यों को हमारे डीएनए चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज से मेरे जहाँ तक ख्याल है 22 से 23 मार्च को ही कोरोना आया था और शंखनाद करके हमने कोरोना को भगाने की कोशिश की थी। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता हूँ, कह सकता हूँ अब कोरोना का जाने का समय तो आ गया है। और ऐसा कहते हैं कि जब दिया जल बुझने को होता है तो आक्रामक हो जाता है, तेज उसकी रोशनी हो जाती है। यही हाल आक्रामक होने का कोरोना का भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, यह तो प्रकृति एक छोटी सी लीला है। हम जो प्रकृति के बनाए हुए नियम हैं उसको साथ लेके चलें, तब ही हम सुखी और दूसरों को सुखी कर सकते हैं। यदि हम प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो जिस दिन, देखिए एक छोटा सा उदाहरण कोरोना का है, प्रकृति हमको डिस्टर्ब किए, न ही हिंदुस्तान भारत वरना सारा संसार इससे भयभीत हो चुका है। न इसमें पैसा काम आ रहा है, न ज्ञान काम आ रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। एक छोटी सी प्रकृति का दंड है। तो हम ये चाहेंगे कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति के साथ जुड़ते हुए हम सबका कल्याण करें। मानव कल्याण के साथ साथ पशु पक्षी सबका कल्याण हो। यही साथ होते हुए मैं कोरोना के बारे में कहना चाहूँगा, यह बहुत आक्रामक हो चुका है,
तो जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि दूरी बना के रखें, मैं निश्चित रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा आपके डीएनए के माध्यम से। वैसे मैं डीएनए की तारीफ करूंगा, भले इसकी उम्र अभी कम है, लेकिन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लगता है कि बहुत जल्दी यह युवा अवस्था में आ जाएगा और प्रौढ़ हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं, मेरी समाज की शुभकामनाएं, मेरी अंतर्राष्ट्रीय जो ब्राह्मण समाज है उसकी सबकी शुभकामनाएं और हितैषी समाज सबकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मैं डीएनए को देता हूं। और डीएनए के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और जो भी हैं, उनके पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो यह था ब्राह्मण समाज के समन्वयक जानकी प्रसाद शर्मा जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही आत्मिक माहौल में हमसे बातचीत की और अपने सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। सरल, सहज और सौम्य माने जाने वाले जानकी प्रसाद शर्मा जी से हम लेते हैं विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी अन्य समाज प्रमुख और खास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, आप हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।